नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम श्री जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एक अंक की भोर का तारा की समीक्षा करेंगे। यह सारांश रूप में उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। इसके मुख्य पात्र हैं शेखर, जो उज्जैनी का एक कवि है, माधव गुप्त साम्राज्य में एक राज कर्मचारी, छाया शेखर की प्रेयसी और बाद में पत्नी होती है, समय 455 ईस्वी के आसपास, जो कि गुप्त साम्राज्य के टाइम का है। इस एकांकी को दो भागों में विभक्त किया गया है, पहला दृश्य और द्वितीय दृश्य। प्रथम दृश्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि उज्जैनी नगर क्षेत्र है, जहाँ पर शेखर नाम का एक कवि अपने घर के अंतर्गत शब्दों की गुनगुनाहट के द्वारा कविता बनाने का प्रयत्न कर रहा है, यह शब्द गुनगुना रहा है। उसी समय उसका मित्र माधव आता है, जो कि गुप्त साम्राज्य में एक दरबारी है। दोनों के मध्य वार्तालाप होता है, जहाँ शेखर वार्तालाप के बीच ही माधव से पूछता है, क्या तुमने भोर का तारा देखा है? यह हमारी एकांकी का शीर्षक भी है, जिसका जिक्र पहली बार कथानक के माध्यम से इसमें हुआ। शेखर बड़ी ही गंभीरतापूर्वक भोर के तारे को परिभाषित करता है। कैसा अकेला सा एकटक देखता रहता है, जानते हो क्यों? नहीं जानते। बात यह है कि एक बार रजनीबाला अपने प्रियतम प्रभात से मिलने चली, गहरे नीले कपड़े पहनकर, जिसमें सोने के तार टके थे। जो ही निकट पहुंची, त्यों ही लाज की आंधी आई और बेचारी रजनी को उड़ा ले चली। फिर क्या हुआ? माधव, प्रभात अकेला रह गया। शेखर, नहीं, उसने अपनी अंगुलियां पसार कर उस नीले पट का छोर खींच लिया। जानते हो, ये भोर का तारा है ना, उसी छोर में टका हुआ सोने का कण है। एकटम प्रियतम प्रभात को निहार रहा है। इस तरीके से दोनों वार्तालाप करते रहते हैं। अपनी कल्पनाओं के द्वारा शेखर माधव को प्रभावित करता है। साथ ही साथ शेखर माधव से कहता है, तो माधव कहता है कि हम राजनीतिक और सैनिकों को तो ये काम नहीं सुहा था, अगर हम इनको छू लें तो कविता मर जाएगी, मुरझा जाएगी। और इसी बीच माधव और शेखर के बीच संवाद बढ़ता चलता है। माधव शेखर से कहता है कि तुम लोग राजनीति के नाम पर अमीरी, गरीबी, युद्ध, सिंधियों की समस्या को हल करने का अभिनय तो करते हो, लेकिन उनको हल नहीं करते। और हम कविगण जब उसको उठाते हो तो उसे भी तुम अपनी कल्पना या कविता कह देते हो। शेखर कहता है, मुझे तो सौंदर्य ही कर्तव्य जान पड़ता है। मुझे तो जहाँ सौंदर्य दिख पड़ता है वहाँ कविता दिख पड़ती है, वहीं जीवन दिख पड़ता है। माधव, तुमने सम्राट के भवन के पास राजपथ के किनारे उस अंधी भिखमंगी को कभी देखा है? अर्थात शेखर ये कह रहा है, मतलब कवि की कल्पना शक्ति ऐसी होती है, वो किसी भी कण में अपने सौंदर्य की उपासना कर सकता है, सौंदर्य को रूप को दिख सकता है। ऐसी ही उपासना दिखाई दे रही है भिखमंगी, जो कि राजभवन के पास दिखाई देती है। इस तरीके से दोनों वार्तालाप करते रहते हैं। बात ही बातों में माधव शेखर से उसके लिए भी पूछता है कि तुम भी तो किसी की पूजा करते हो। वो पूछता है, किस देवी की? यह तो उसके पुजारी से ही पूछो। कि कौन पुजारी? माधव कहता है, आज तक कौन अपने आप को जान पाया है? शेखर, कितनी बार पूछोगे? माधव शेखर से पूछता है, तो शेखर कहता है, माधव, मेरे जीवन की दो ही साधना है, एक कविता और दूसरा छाया का प्यार। इस तरीके से दोनों वार्तालाप करते रहते हैं। इसी दौरान एक ऐसा घटनाक्रम छाया के संबंध में, जो कि शेखर की प्रेयसी है, सुनाता है। शेखर एक घटनाक्रम बताते हुए कहता है कि कल दरबार में एक महिला ने बड़ा ही सुंदर गीत गाया, जिससे राजा बड़े ही अभिभूत हुए। और जब पारितोषिक उसे देने चाहा गया, तो उसने कहा कि इसकी असली उत्तराधिकारिणी मैं नहीं हूँ, जिसने यह लिखा है वह उत्तराधिकारी है। तो राजा ने पूछा, किसने लिखा? इधर शेखर ने भी प्रश्न किया कि वह गीत किसने लिखा? तो माधव ने बताया, वह गीत तुम्हारा ही द्वारा लिखा हुआ था, और कल तुम्हें और शीघ्र ही तुम्हें दरबार में बुलाया भी जाएगा।
गाया किसने था? शेखर ने उत्सुकतावश पूछा। माधव ने बताया कि इसको छाया ने ही गाया था। छाया का भाई देवव्रत, जो कि गुप्त साम्राज्य में मंत्री है। यद्यपि शेखर छाया से प्रेम करता भी है, विवाह भी करना चाहता है, लेकिन दरबारी जीवन की ये खाई बीच में होने के कारण वह इससे दूर है। लेकिन माधव उसे एक और समाचार सुनाता है कि इस तरीके से हम दोनों को बाहर जाना है। ऐसी स्थिति में छाया कहाँ रहेगी? यानी बात लगभग इस स्थिति पर आ गई है कि देवव्रत भी शायद इस चीज़ के लिए तैयार है कि छाया का विवाह शेखर के साथ कर दिया जाए। बातों ही बातों में ये बातें माधव द्वारा शेखर को बता दी जाती है और दोनों के वार्तालाप होता है और पर्दा गिरता है। इसी के साथ प्रथम अंक समाप्त। शेष जानकारी हम द्वितीय अंक के बारे में चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।